हम इंडियंस श्रीलंका को मेन दो रीजंस के लिए जानते हैं, एक क्रिकेट और दूसरा रावण। कहा जाता है कि रावण ने श्रीलंका में सोने की महल बनाई थी, पर आज श्रीलंका के लोगों को सोने के लिए पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका में जो हालात हैं उसका मुख्य कारण क्या है और कैसे श्रीलंका फिर से पहले वाली स्थिति में आ सकती है। वैसे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच कोई सड़क मार्ग नहीं है और शायद इसीलिए भगवान राम को भी पत्थरों का सेतु बना के श्रीलंका जाना पड़ा था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन 2.19 करोड़ है, जो कि हमारे पंजाब की पॉपुलेशन से भी कम है। यानी 2011 की सेंसस के अनुसार पंजाब की पॉपुलेशन 2.19 करोड़ थी और क्षेत्रफल में श्रीलंका तमिलनाडु की आधी ही है। आज श्रीलंका की जो हालत है उसकी शुरुआत 2019 में ही हो गई थी और इसके तीन मुख्य कारण थे। पहला, उनका मनी क्रिएशन पॉलिसी यानी उनकी फॉरेन रिजर्व्स में कमी। दूसरा, उनका पूरी तरह से ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल फार्मिंग में शिफ्ट होना, यानी किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना, जिसके कारण उनकी फसल में कमी आने लगी और अनाज का पैदावार कम हो गया। और तीसरा, टैक्स कट्स करना। टैक्स कट वो होता है जब किसी देश के सिटीजन्स को रेगुलर टैक्स अमाउंट से भी कम टैक्स देना पड़े। और इन सब के बाद कोविड के आने से श्रीलंका की हालत और बिगड़ती चली गई। पर किसी भी देश में इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस रातों रात नहीं होती और श्रीलंका की भी हालत की शुरुआत 2019 में हो गई थी, जब वहां के गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स लगाया था, जिसके कारण उनकी टैक्स रेवेन्यू लगभग 33.5% घट गई थी और इसका प्रभाव उनके बजट्स में भी देखने को मिला। श्रीलंका की मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं टूरिज्म, टी एक्सपोर्ट्स, एपरल्स यानी परिधान, टेक्सटाइल, राइस, और इसके अलावा लगभग 30 लाख लोग श्रीलंका के बाहर काम करते हैं। 2018 तक श्रीलंका की टोटल जीडीपी का 5.8% रेवेन्यू टूरिज्म से आया था, 2% टी एक्सपोर्ट से, 32% एपरल से और 7% राइस से। एपरल प्रोडक्शन में कमी आने का मेन रीज़न था उनके दूसरे एक्सपोर्ट आइटम्स का प्रोडक्शन करना, यानी जो लोग एपरल बनाते थे वो अब कुछ और बनाने लगे थे, जैसे कि ग्लव्स, गाउन्स, शू कवर्स, हेड कवर्स, मास्क, रेस्पिरेटर्स, आई प्रोटेक्शन, फेस शील्ड और गॉगल्स, जिसके कारण उनका रेवेन्यू जनरेशन भी कम होने लगा। और टूरिज्म, जिससे उनका सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेट होता था, वो भी कोविड के कारण बंद हो गया। आज श्रीलंका की फॉरेन रिजर्व इतनी कम हो गई है कि उनके पास बेसिक ज़रूरत की सामान जैसे कि पेट्रोल और डीजल, राइस, मेडिसिन तक खरीदने की भी पैसे नहीं हैं। पर पहले समझते हैं कि फॉरेन रिजर्व क्या होता है और ये कैसे कोई देश जनरेट करता है। जिस देश के पास जितना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व होता है, उनकी इकॉनमी उतनी ही स्ट्रांग होती है और फॉरेन रिजर्व उस कंट्री को हेल्प करती है अपने करेंसी के वैल्यू को फिक्स रखने में। और अगर किसी कंट्री की फॉरेन रिजर्व कम हो जाती है तो उन्हें अपने करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ता है, जिसके कारण वो जो भी इंपोर्ट करते हैं उसका प्राइस बहुत ही हाई होता है। सिंपल में समझे तो जिस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है उनकी फॉरेन रिजर्व सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि आज श्रीलंका में 1 लीटर दूध की कीमत 272 रुपये प्रति लीटर है, पेट्रोल 470 रुपये, चावल 200 रुपये प्रति केजी बिक रहा है, कुकिंग गैस नहीं है, पेपर नहीं होने के कारण एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। और इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि बाकी चीज़ों की कीमत में कितना फ़र्क आ गया है। और मेडिसिन भी सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। ये सुनने में ही इतना डरावना है। इमेजिन करिए, अगर हम बीमार पड़ जाएं और हमारे पास डॉक्टर होते हुए भी हम मेडिसिन्स खरीद नहीं पा रहे हों और कोई मदद करने के लिए हमारे आसपास भी ना हो। श्रीलंका में आज कितने ही पेशेंट्स हैं जिन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर्स, डायबिटीज़ और एस्थमा है,
पर उनका परिवार भी कुछ नहीं कर सकता, सब लाचार हैं। आज कितने ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता नहीं उनका फ्यूचर कैसा होगा। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अपने आगे की स्टडी को पूरा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि श्रीलंका अभी जिस कंडीशन में है वहाँ से उसे बाहर आने में बहुत टाइम लगने वाला है। आज श्रीलंका की कुल डेप्थ लगभग 51 बिलियन डॉलर्स है और ये श्रीलंका के लिए बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इसे अगर हम नंबर्स में समझें तो ये 40786995000000 इंडियन रुपीस होते हैं। आइए इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन में 100 करोड़ और 51 बिलियन मतलब 5100 करोड़ रुपए होते हैं। हमें लगता होगा कि इसमें से चाइना ने श्रीलंका को सबसे ज़्यादा लोन दिया है, पर इसमें से सिर्फ 10% ही लोन चाइना का है और लगभग 81% लोन यूएस और यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जापान और इंडिया का है, जिसमें से इंडिया का ऑलमोस्ट 3 बिलियन यानी 300 करोड़ का लोन है। श्रीलंका में आज 12 घंटे तक पावर कट्स किए जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज कोई रैली या मीटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कमी है। वहाँ की पब्लिक सड़क पर आ गई है, राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर ली है। वहाँ के कुछ नेता देश छोड़कर कहीं और चले गए हैं और अभी सबके मन में एक ही सवाल है कि कैसे श्रीलंका इस प्रॉब्लम से बाहर आएगा। तो अभी वर्ल्ड बैंक श्रीलंका का हेल्प कर रहा है। इंडिया ने भी बहुत हेल्प किया है, जिसमें इंडिया ने हाल ही में पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन और फूड की सप्लाई श्रीलंका को की थी। इसके अलावा इंडिया ने फिर से लोन भी दिया है। पर आने वाले कुछ महीने श्रीलंका के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि अगर श्रीलंका को आईएफएम यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तरफ से लोन मिलता भी है तो उसे भी कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। कैसे श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकता है? सबसे पहले वहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट को टेक ओवर करना होगा जो सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखे और जो भी डिसीजंस ले उसमें श्रीलंका का फ़ायदा हो। पब्लिक जो अभी सड़क पर आ गई है उन्हें समझना होगा कि इससे कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है और सभी शांत रहें और पहले की तरह अपने अपने काम को धीरे धीरे स्टार्ट करें और गवर्नमेंट के डिसीजंस को मानें। पिछले गवर्नमेंट ने जो भी गलत डिसीजन लिए गए हैं उन्हें रिप्लेस करके फिर से अपने फार्मिंग और प्रोडक्शंस पे ध्यान दें और कोशिश करें कि फिर से अपना राइस, रबर, टी, कोकोनट और अदर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। पहले कोविड के कारण और अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण श्रीलंका की टूरिज़्म ना के बराबर हो गई है। तो वहाँ के लोगों को समझना होगा कि अगर हालात जल्द से जल्द ठीक नहीं हुए तो कोई भी टूरिस्ट वहाँ आने वाला नहीं है, जिससे उनका टूरिज़्म से आने वाला रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया में भी श्रीलंका जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं? तो आज कोई भी देश नहीं है जहाँ इकोनॉमिक में उतार चढ़ाव न आया हो, पर इंडिया एक ऐसे सिचुएशन में है जो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को संभाल सकता है। कोविड के बाद इंडिया अब वापस सुधार की तरफ बढ़ रहा है और 2022 में इंडिया को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी के साथ आने वाले दिनों में इंडिया में महंगाई और भी बढ़ने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करिए और लाइक करके कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।